हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक और उसके हिस्ट्री सेक्शन में से 11 चैप्टर हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्री के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर का जो मतलब है हैंडीक्राफ्ट, वो क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, इंडिया में ये सब चीजें बनती थी। ये सब चीजें जो हाथ की कला से बनाई जाती हैं, हैंडमेड होती हैं, कला लगती है उसके अंदर, उसे हम हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स जब आए, अंग्रेज लोग जब आए, उससे पहले इंडिया में लोग अलग अलग तरीके के काम करते थे। जैसे आपने सुना होगा ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? जो लोहे का काम करते हैं, आयरन का खास तौर पे जो काम करते हैं, वो लोग थे जो अपना काम कर रहे थे। उसी तरीके से अलग अलग किस्म के वीवर्स थे। वीवर्स कहने का मतलब ये जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, ये आपने शायद देखा होगा, ये वीविंग कहलाता है। किसान थे, आयरन के स्मिथ थे, आयरन का काम करने वाले लोग थे। वैसे ही अलग अलग किस्मों के कॉबलर्स भी थे जो शूज वगैरह बनाते हैं, जो घड़े बनाते हैं पॉटर से। ये सब चीजें जो हैं वो हमारे इंडिया में बनती थी और हमारी जरूरतों को पूरा भी करती थी। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, जो आपने ये तस्वीरें देखी, ये सब कुछ, ये हैंडीक्राफ्ट का काम, और उस टाइम पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जिसे हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कहने का मतलब ये जो घर में ही 4-5 लोगों की मदद से काम किया जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उस टाइम पे लोगों के रहने सहने का, जीवन व्यापन करने का एक तरीका थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज शासन इंडिया के अंदर आए, उन्होंने चीजें बनानी शुरू कर दी। कहां पर जाकर? फैक्ट्रीज के अंदर बनानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो जो क्वालिटी आती थी गुड्स की, वो बहुत फिनिश्ड गुड्स आते थे, जैसे फैक्ट्री में बनती हैं चीजें। और क्योंकि फैक्ट्री में बहुत ज्यादा थोक में चीजें बनाई जाती हैं, इस वजह से एक वो फिनिश्ड होती थी, उनकी कला की बहुत अच्छी फिनिशिंग होती थी, और दूसरा वो चीप होती थी। कहने का मतलब वो सस्ती होती थी। इस वजह से हमारी ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इनमें कमी आनी शुरू हो गई। विलेजर्स के जो रहन सहन है उसमें बदलाव आने शुरू हो गए, क्योंकि लोग जो है अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो गए। उनको रोजी रोटी कमाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था, क्योंकि फैक्ट्रीज आनी शुरू हो गई थी। अब ये जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज थी, जहां पे 4-5 लोग ही घर के काम किया करते थे, उसके कमी के मेन कारण क्या क्या थे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे मेन कारण ये था कि जो हमारा इंडिया है, उसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी अलग अलग जगह पे। जब मैं बात करती हूँ प्रिंसली स्टेट्स की, इसका मतलब ये है कि वहां पर राजों का शासन था। राजे थे, नवाब्स थे, किंग्स थे एक तरीके से, ठीक है, वो रूल करते थे। और वो पुराने टाइम पे पसंद करते थे कि जो हाथ की बनी हुई चीज है उसकी ज्यादा कीमत डलती थी। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए, तो उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स है उसके ऊपर काबू करना शुरू कर दिया। राजे जो है वो खत्म होने शुरू हो गए। प्रिंसली स्टेट्स में जब राजों का शासन जो है वो खत्म होना शुरू हुआ, उसकी वजह से उनके फैमिली मेंबर्स वगैरह जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से क्या खरीदते और उसको क्या प्रमोट करते। तो प्रिंसली स्टेट्स के खात्मे की वजह से वो जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको वो बेसिकली चीज बेचते थे, वो ही खत्म हो गई, मार्केट ही खत्म हो गई, तो आगे तो वो क्या ही चलेंगी इंडस्ट्रीज। दूसरी चीज ये हुआ कि जो स्मॉल स्केल में जो इंडस्ट्रीज, जो चीजें बनाई जाती थी छोटे रेट पे, उसमें ज्यादा लेबर लगती थी, हाथ का काम ज्यादा होता था वो छोटा छोटा चीज बनाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि उस टाइम पे मशीनें आ गई थी, मशीन्स आ गई थी, तो जो लेबर है उसकी कमी महसूस होनी थी। मतलब वो ऑटोमेटिकली लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब मशीन्स जो है वो उनका काम कर रही थी। तो इसीलिए जो लोग हैं उन्होंने स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज है उनसे सामान खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि वो हाथ से बना हुआ काम था, एक्सपेंसिव होता था और महंगा होता था, और मशीनों का जो बना हुआ काम था वो ज्यादा अच्छा होता था। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कमी आनी शुरू हो गई। दोबारा बता रही हूँ, जिस रेट से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की चीजें बनती थी पहले, वो बहुत बड़े रेट पे बनती थी, और हम ये कह सकते हैं बहुत लेबर लगती थी। लेकिन दूसरे हाथ पे जो जब मशीनें आई, तो उसकी जो सामान था जो बन के आ रहा था, एक तो लेबर, कम जरूरत थी लेबर की, और चीप भी थी। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो खत्म होनी शुरू हो गई। तीसरा कारण ये है कि जो फिनिशिंग होती थी चीजों की, जैसे बनावट जिसे हम बोलते हैं, वो मशीन की चीजों की ज्यादा होती थी एज कम्पेयर टू घर के हाथ के बनी हुई चीजें। तो लोगों ने वो पसंद करना शुरू कर दिया कि यार मशीन की जो चीजें हैं वो ज्यादा बेहतर है, उनकी फिनिशिंग ज्यादा है, उसमें क्लास दिखाई देती है। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो बिल्कुल गिरनी शुरू हो गई।
आगे ये हुआ कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, जैसे आज की डेट में भी सब लोग ये बोलते हैं नहीं मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बड़े फोन चाहिए, छोटे फोन तो कोई यूज नहीं ना करता। तो जो नई पीढ़ी थी उनके ऊपर वेस्टर्न कल्चर का बहुत प्रभाव पड़ रहा था, पश्चिमी देशों का बहुत प्रभाव पड़ रहा था, और वो ये चाहते थे कि अच्छी चीज हमारे हाथ में आए, जिस वजह से वो फिनिश चीज देखते थे जो अच्छी दिखती है, और वो वही अच्छी दिखेगी जो मशीनों में बनेगी एज कम्पेयर टू जो घर में बनी हुई है। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये था कि इंडिया में पहले जो रॉ मटेरियल था वो सस्ता था, जो हम घरों में स्मॉल इंडस्ट्रीज में यूज करते थे। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन के अंदर, या आप कह सकते हैं इंग्लैंड के अंदर 18वीं सेंचुरी, जब मैं 18वीं सेंचुरी बोलती हूँ इसका मतलब होता है 1700 से लेके 1799 के अंदर यहाँ पर उद्योगीकरण हुआ, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज जो हैं यहाँ पर स्थापित होनी शुरू हो गई, और साथ में इंडिया में भी स्थापित होनी शुरू हो गई। मतलब यहाँ से कच्चा माल भी जाता था और कुछ सेमी गुड्स जो हैं वो भी यहाँ से इंडिया से जाने शुरू हो गए। अब यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं वो सारा का सारा अपना जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से खरीद के लेकर जाती थी, उनकी जरूरतें जो है इंडिया के लोग पूरी करते थे। तो रॉ मटेरियल की जो कीमत है, जो सामान की कीमत है, वो बढ़नी शुरू हो गई। तो ये छोटे कारीगर बेचारे बढ़े हुई कीमतों के रॉ मटेरियल कैसे खरीद के अपने आप को सस्टेन करते, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो नीचे आनी शुरू हो गई, या उसमें एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर थे वो कम होने शुरू हो गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन में तो चलो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, रॉ मटेरियल चाहिए था उन लोगों को, इंडिया से उन्होंने रॉ मटेरियल उठाना शुरू किया, तो क्या इंडस्ट्रीज इंडिया में भी लगाई गई? जी हाँ, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया में भी इंडस्ट्री स्थापित करनी शुरू कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर इंडिया का मैप देख सकते हैं। ये वाला जो तट है जहां पर आप मुंबई देख रहे हैं, पहले हम इसे बॉम्बे बोलते थे, पहले का नाम बॉम्बे, आजकल हम इसे मुंबई बोलते हैं। तो ऐसे याद करना, बी के बाद सी आता है, ठीक है। तो बॉम्बे में सबसे पहले स्थापना हुई थी, सबसे पहली कॉटन मिल की, कॉटन की फैक्ट्री कह सकते हैं, वो वहां पे स्थापित हुई थी। कौन सी ईयर में हुई थी? 1853 के अंदर। उसके बाद जो फैक्ट्रीज हैं वो बननी शुरू हुई अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर वो फैक्ट्रीज बननी शुरू हुई, और आसपास के एरियाज जो हैं वहां पर भी ये कॉटन की जो फैक्ट्रीज है वो बननी शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे नागपुर आ जाता है, तो नागपुर में भी या अहमदाबाद में भी ये फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई थी। तो ये जो फैक्ट्रीज नागपुर अहमदाबाद के आसपास बनी थी वो बनी थी 1877 के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आप कहिए कि ये 1877 के आसपास चालू हुई, यहाँ पर बनी 1853 में बॉम्बे, फिर आसपास के एरियाज में कुछ 10-20 साल के गैप के बाद, और 1879 तक आते आते 43,000 जो लोग हैं वो सिर्फ इन्हीं फैक्ट्रीज में काम करते थे। और जो 1905 की बात की जाए, ठीक है, 1905 के आसपास पहुंचते पहुंचते जो कॉटन मिल्स हैं वो कम कर दी गई, उनका जो नंबर है वो गिरावट में आ गया, क्योंकि उनको लगा कि यार हम बाहर ही सामान बनाकर, इंग्लैंड में ही सामान बनाकर यहाँ पर बेचेंगे। तो कॉटन मिल्स जो है वो रिड्यूस कर दी गई, उनका नंबर गिर गया और वो कम होकर 206 हो गई, और उनमें जो काम करते थे लोग लगभग 2 लाख के आसपास ही बच गए थे। अदरवाइज तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाना था, क्योंकि पहले आप ये देखिए 1879 में जब 43,000 ऑलमोस्ट 50,000 लोग हैं, तो 1 लाख, आप ये कह सकते हैं 1.5 लाख लोग जो हैं वो बढ़ गए थे। लेकिन ये बड़े नहीं थे, इनफैक्ट 1905 के आसपास ये जो नंबर है कॉटन मिल्स का ये कम हो गया, 206 रह गया, और सिर्फ 2 लाख लोग जो है यहाँ पर काम करते थे। तो ये तो थी कॉटन की बात, कॉटन की फैक्ट्रीज। अब वो कहाँ पे स्थापित हुई, सबसे पहले कौन से साल में हुई, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको समझ आ गया। आगे बात करते हैं जूट की। देखिए जूट जहां पर पाया जाता है वहां आसपास पानी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जूट को जब काटते हैं उसके बाद उसे नरम करने के लिए कुछ टाइम के लिए पानी में रखा जाता है। तो ये जो वेस्ट बंगाल है, बंगाल का एरिया जो है, यहाँ पर एक जगह का नाम है सीरमपुर। ये जो सीरमपुर है, दोबारा बता रही हूँ, सीरम से याद रखना, सीरम आपको कहाँ मिलता है? बंगाल के अंदर मिलता है। यहाँ पर जूट की सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो स्थापित की गई थी 1854 के अंदर।
बॉम्बे में मैंने आपको बताया 1853 के अंदर कॉटन की स्टार्ट की गई थी, और यहाँ पर 1854 के अंदर जूट का स्टार्ट किया था। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हक जो था, सिर्फ अकेला जो काम कर रहा था वो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज लोग थे। मतलब इंडियंस जो है वो फैक्ट्री भी नहीं स्टार्ट कर सकते थे। तो हम ये बोलते हैं जब एक ही बंदा काम कर रहा होता है, कोई कंपटीशन नहीं चाहता, तो हम ये बोलते हैं उसकी मोनोपोली होगी। अब जैसे मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूं, कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी है, फेंटा है, स्प्राइट है, ये मोनोपोली सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कोक ही होता तो मैं बोलती कोक की मोनोपोली है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। बट जूट के अंदर जो मोनोपोली है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की थी। जो ज्यादा से ज्यादा जूट थी वो फैक्ट्री स्थापित की गई थी बंगाल के अंदर। तो आप इसे याद कर सकते हो जे बी से, या बी जे करके, बुजुर्ग, यहाँ पर स्थापित की गई थी। और हम ये कह सकते हैं कि जब 1900 शुरुआत हुई या 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई, इसकी फैक्ट्रीज जो है बढ़ के, ये 19th सेंचुरी था, लेकिन जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई तब ये जो फैक्ट्रीज हैं बढ़कर 36 तक पहुंच गई थी बंगाल के अंदर। तो सिरम कितने रुपए का था 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में? 36 रुपए का। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कोल की, कोयले की। देखो कोल जो है वो उस टाइम पे रेलवेज में सबसे ज्यादा चाहिए था। तो यहाँ पर इस एरिया में, ये वाला जो एरिया, यहाँ सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, कोल पाया जाता है। तो जो कोल है वो रेलवेज में चाहिए था, फैक्ट्रियों में चाहिए था, माइनिंग की फैक्ट्री में चाहिए था। तो उस टाइम पे यहाँ पर बंगाल के अंदर ही एक एरिया आता है जिसे हम बोलते हैं रानीगंज। उस टाइम पे रानीगंज के अंदर 1854 के अंदर ही जब जूट की मिल्स खोली गई थी, वहां पर 2 कोल की माइंस जो है वो स्टार्ट की गई थी रानीगंज के अंदर अंदर। फिर ये 1880 तक पहुंचते पहुंचते 56 हो गई थी, 1885 तक पहुंचते पहुंचते 123 हो गई थी, क्योंकि कोयला सबसे ज्यादा जरूरी था। पिछली क्लास में मैंने आपको इंडिगो की फोटो दिखाई थी जब हमने 10वां चैप्टर किया था कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था इंडिगो जो है वो प्लांट जो है वो ट्राइबल लोगों से भी उगाया जाता था, और इंडिगो की प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो स्टार्ट की गई पहले बंगाल के अंदर, और साथ ही साथ ये बिहार के अंदर यहाँ पर इंडिगो की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी गई थी 18वीं सेंचुरी के एंड तक। मतलब आप ये कह सकते हैं 1750 से लेके 1799 के अंदर इंडिगो जो है वो इन दो एरिया में स्टार्ट कर दिया गया था, और इंडियन लोगों को यहाँ पर बोला गया था कि आपने इंडिगो उगाना ही उगाना है। मतलब उनको दिहाड़ी पे, वैसे इंडिगो उगाने से जमीन खराब होती है, लेकिन वो एक कमर्शियल क्रॉप थी जिससे पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सकता था। तो ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करते थे कि आप इंडिगो उगाओ। अब हुआ क्या कि ऑलमोस्ट 35 लाख हेक्टेयर जो एरिया था वो कल्टीवेट कर रहा था इंडिगो 1825 एडी के अंदर। ठीक है, और ये जो एरिया है, क्योंकि इंडिगो जो है एक डाई के तरीके से काम लिया जाता है, एक डाई का काम करता है, ठीक है, एक रंग देने वाली चीज का काम करता है। तो बाद में ब्रिटेन के अंदर सिंथेटिक डाइज आ गई थी, नकली डाई, नकली इंडिगो बनानी शुरू कर दी थी। तो बाद में 1879 तक आते आते ये जो एरिया है ये कम करके 3 से 4 लाख तक का ले आया गया था। इंडिगो की प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम कर दी गई थी। आगे बात करते हैं टी की, यानी चाय की बात करते हैं। कितने लोगों को टी पसंद है मुझे जरूर बताना। अब ये जो एरिया, ये हरे वाला आप देख रहे हैं, ये असम है। सबसे पहले जो टी की स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हुई थी, कंपनी स्टार्ट हुई थी, टी की, चाय की कंपनी स्टार्ट की गई थी असम के अंदर, असम टी कंपनी। और ये स्टार्ट की गई थी 1834 के अंदर। याद रखिए 34 के अंदर, 34 रुपए का टी का क्या एक सैशे आ जाता है, एक पैकेट आ जाता है, तो 34 से याद रखना। सबसे पहला टी का जो गार्डन था वो स्थापित किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, यही असम के एरिया में वो स्थापित किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इंडियंस तो कर ही रहे थे। जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था टी का गार्डन वो 1852 में किया था। और आप मानेंगे नहीं कि 1920 तक पहुंचते पहुंचते नियरली लगभग 7 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वो टी प्रोडक्शन के अंदर आ चुका था। इस टाइम पे जो टी की, चाय की कीमत थी, अंग्रेजों को बहुत पसंद आई थी, वो पहुंच गई थी ₹34 करोड़ तक पहुंच गई थी, जो इंडिया में नहीं यूज हो रही थी, बाहर भी जा रही थी, ब्रिटेन में भी जा रही थी, और अलग अलग देशों में भी बेची जा रही थी।
आपको ये लग रहा होगा टी सिर्फ यहाँ उगाई जाती है, जी नहीं। जो चाय है वो ये वाला एरिया जो है जहाँ पे तमिलनाडु, हमारा केरला हो गया और कर्नाटक आपस में मिलते हैं, ये वाला एरिया, यहाँ पर नीलगिरी है। यहाँ पर भी पहाड़ हैं, तो नीलगिरी के अंदर भी ये चाय जो है वो उगानी शुरू कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। आगे बात करते हैं कॉफी की। कितने लोगों को कॉफी पसंद है मुझे जरूर बताना। बाय द वे टी और कॉफी को प्लांटेशन बोला जाता है। सबसे पहला जो कॉफी का गार्डन है, कॉफी ज्यादा यहाँ पर उगाई जाती है साउथ के अंदर, वो स्थापित किया था फर्स्ट इन 1840 के अंदर। और ये जो गार्डन सेटअप किए गए थे कॉफी के, वो सेटअप किए गए थे, जैसे मैं आपको एक एरिया बताती हूँ, यहाँ पर आसपास के एरिया, ये वाला जो एरिया आ जाता है इसे हम मैसूर बोलते हैं। मैसूर के एरिया में जो कॉफी है वो स्टार्ट की गई थी। उसके अलावा जो कुर्ग का एरिया है वहां पर भी कॉफी बनानी, मतलब लगानी उन्होंने चालू कर दी थी। तो जो कुर्ग है वो कहाँ पर आ जाता है, इसी एरिया के यहाँ पर कहीं पे कुर्ग आ जाता है। कुर्ग भी उन्होंने कॉफी का स्टेट बना लिया था कि यार यहाँ पर भी कॉफी जो है वो उगाई जाएगी इसी एरिया के आसपास। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास नीलगिरी आ जाता है, वहां पर भी उन्होंने बोल दिया कि नहीं यहाँ पे भी कॉफी उगाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा साउथ में ही उगाई जाती थी। और उसके अलावा एक मालाबार कोस्ट आती है। अब ये मालाबार कोस्ट कौन सी है, ये वाली जो कोस्ट है केरला के पास, इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। यहाँ पर भी कॉफी उगाई जाती थी। तो मैं दोबारा नाम बता देती हूँ आपको। मैसूर के अंदर हो गया, कुर्ग के अंदर हो गया, कुर्ग को COORG भी लिखते हैं, KURG भी लिखते हैं। नीलगिरी हो गया, जहां पे मैंने टी का भी बताया था, चाय का भी और कॉफी का भी, नीलगिरी कॉमन ग्राउंड है। तो ये जो इंडस्ट्री थी ना कॉफी की, एक्चुअली इसमें कंपटीशन आ गया था, क्योंकि ब्राजील से भी बहुत अच्छी कॉफी जो है वो आ रही थी। तो इंडिया compete कर रहा था ब्राजील की कॉफी के साथ। इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज खोली गई 19वीं सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी शुरू होने के साथ साथ। मतलब आप ये कह सकते हैं 1850 से लेके 1950 के बीच बीच में बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज खोली गई, जैसे आयरन की हो गई, स्टील की हो गई, चीनी शुगर की हो गई, पेपर की हो गई, लेदर की हो गई, डाई करने की, लेदर डाई करने की, वो सब इंडस्ट्रीज अलग अलग जगह पर खोली गई थी, स्थापित की गई थी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ये जो नई नई इंडस्ट्रीज खुली थी, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा था कि एक तो रोजगार मिल रहा था, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लाइफ पे असर पड़ रहा था, लोगों की सोशल लाइफ पे भी असर पड़ रहा था। अब उसके चलते सोसाइटी में इंडस्ट्रीज के आते दो क्लासेस, दो वर्ग में सोसाइटी बढ़ गई थी। एक थे कैपिटलिस्ट जो पैसा लगाते थे, उनका मेन मोटिव था पैसा कमाना, ठीक है। और एक उनके लिए जो काम करते थे वो थे वर्कर्स। अब कैपिटलिस्ट जो थे वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, जैसे बहुत ज्यादा काम कराना, कम पे करना, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी जो स्थिति है, जो कंडीशंस है, वो वैसी हो गई थी जैसे ट्राइबल लोगों की हो गई थी एक टाइम पर जाकर। उन्होंने बहुत सारी गंदगी में रहकर लंबे लंबे आवर्स, 14-14 घंटे काम किया, बच्चे लगे हुए हैं, औरतें लगी हुई है, गंदी अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में। ये सब देखते हुए ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अरे ये तो हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं। इसीलिए उनको ये लगा कि हमें इंडस्ट्रीज को संभालने के लिए कुछ कानून पास करने पड़ेंगे, जिसे हम फैक्ट्री एक्ट बोलते हैं, कि नहीं इतने घंटे ही काम करना है, इतना पगार मिलेगा ही मिलेगा। जिसके चलते और ज्यादा उनको इंडस्ट्रीज में ग्रोथ देखने को मिली। और जो शहर है, सिटीज है, वो मॉडर्न सेंटर बन गए जहां पर लोग खींचे आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर अलग अलग किस्म की फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप हो रही थी। अब आप ये सोचेंगे कि जो टेक्सटाइल है, जो कपड़े की इंडस्ट्रीज है, क्या वो इंडिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स के आने से चालू हुई? जो आज आप कपड़े पहनते हैं, सुंदर सुंदर ड्रेस, दुपट्टा, साड़ी, शर्ट पहनते हैं, ये सब टेक्सटाइल का ही तो बना हुआ है। शायद आपने कभी ये तस्वीरें देखी होंगी ऐसी, ये वीविंग होती है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इंडिया ने बहुत पहले अपने आप को ढकने के लिए, इंडिया में क्यों, दुनिया भर में इंसानों ने, जब इंसानियत शुरू हुई तब उन्होंने अपने आप को ढकने के लिए कपड़े नहीं यूज किए थे। तब उन्होंने एनिमल्स की जो स्किन है उससे अपने आप को ढकना शुरू किया। बाद में उन्होंने जाकर जो हमारे पास घास होता है, घास के फाइबर बना बना के अपने कपड़े बनाने शुरू हुए। तो सबसे पहले एनिमल्स को यूज किया, एनिमल्स की स्किन को यूज किया। उसके बाद अपने शरीर को ढकने के लिए प्लांट्स को वीव करना शुरू कर दिया। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, एक एक धागा जो है
वो अलग अलग करके बांधा जा रहा है, उसमें से एक कपड़ा निकाला जा रहा है। और धीरे धीरे करते करते इतनी ज्यादा डिजाइनिंग आ गई कि कपड़े के लिए थ्रेड आना शुरू हो गया। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक लूम होती है जिसके ऊपर जो थ्रेड्स हैं वो बांधी जाती है और फिर वीव की जाती है। अब वीविंग का मतलब मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें क्या है, जो थ्रेड्स होती हैं, जो धागे होते हैं, उनको ऐसे करके एक फैब्रिक में डाला जाता है। ठीक है, कपड़ा बनाया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं एक एक करके थ्रेड जो है वो जोड़ी जा रही है ऐसे करके, उसे हम वीविंग करना कहते हैं। रैप कर देना थ्रेड को एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो जो वीवर्स हैं वो पहले की, जब सोसाइटी की बात की जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान पे उनको रखा जाता था क्योंकि वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। इनफैक्ट जो आज की डेट के आप डिजाइन देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये वीविंग पहले नहीं थी। शायद आपने स्पिनिंग भी देखी हो, चरखे के साथ जो की जाती है ये स्पिनिंग होती है। तो पहले ऐसे स्पिनिंग और वीविंग घरों में ही की जाती। तो ये जो कपड़े हम आज पहनते हैं ये आज की देन नहीं है, ये पहले से, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का शायद आपने सुना होगा नाम, या सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, या उसको बोला जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं हड़प्पा ये आज की डेट में पाकिस्तान में है, मोहेंजोदारो पाकिस्तान में, ये इंडिया का मैप यहाँ से शुरू हो जाता है। इन एरियाज में बहुत टाइम पहले हमें, जब हमने जाके कुछ खोदा तो हमें वहां पर बॉब पिन्स मिले। उसके अलावा मैडर डाइड, मैडर होता है जड़ों से एक डाई की हुई लाल कलर की, जो डाई करके कपड़ा होता है ना, कॉटन के जो फैब्रिक थे, कपड़े थे, लाल रंग की डाई, जड़ों से रंग निकलता है एक प्लांट के, उसके डाई किए हुए हमें वहां पर कपड़े मिले। इसके अलावा वहां से खोदते हुए हमें ये जो स्पिंडल्स हैं, शायद आपने देखा होगा, स्पिंडल्स जो हैं, मैट्स जो है गदे हुए, वो सब पाए गए कश्मीर के अंदर पाए गए जब हमने जा जाकर चीजें खोदी, एक्सकवेशन किया। तो ये सारी जो फाइंडिंग्स है ये सुजेस्ट करती है कि लगभग 4000 साल पहले से ही हम लोग वीविंग करते आए हैं, कपड़ा बुनते आए हैं। तो इंडिया की जो टेक्सटाइल्स है, जो कपड़े हैं, वो सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं थे, पूरी दुनिया में फेमस थे। इंडिया से जो यूरोप के लोग हैं, वो यूरोप के मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं, बाकी पोर्चुगीज लोग, डच लोग, वो सब लोग इंडिया से जो कपड़ा है, स्पाइसेस हैं, वो सब लेकर जाते थे। उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कपड़ों की मिलें जो हैं, मिल्स, वो सेटअप की गई, जो कंपीट उस टाइम पे कर रही थी घर में जो कपड़ा बनाया जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इनके साथ। तो वो बड़े बड़े जो मशीनें थी वो सिंपल हैंडलूम्स के साथ compete कर रही थी। इन बेचारों की जो दुकानें हैं वो बंद हो गई। इंग्लैंड में भी इंडस्ट्री सेटअप की गई, उनके लिए जो कपड़ा है, कॉटन वगैरह, धागा वगैरह, इंग्लैंड में रॉ मटेरियल जो था वो सारा का सारा इंडिया से जा रहा था, जिसकी वजह से इंडिया की जो टेक्सटाइल्स है उनको धक्का लगा, क्योंकि इंडिया में इतनी हाई टेक्निक पे हम टेक्सटाइल्स बना नहीं पा रहे थे। छोटे जो घरों में हो रही थी वो इंग्लैंड से आए हुए कपड़े के साथ compete नहीं कर पा रही थी। बट फिर एक अच्छा काम ये हुआ कि 20th सेंचुरी के अंदर, कहने का मतलब 1900 कुछ के आसपास, जो गांधी जी हैं उन्होंने चरखा लेके बैठे और उन्होंने चरखे के ऊपर कॉटन के, सिल्क के जो कपड़े हैं वो बनाने शुरू कर दिए, यही चरखे के ऊपर। ठीक है, वो कपड़े बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उन्होंने ये बोला कि स्वदेशी डालो। जब स्वदेशी का मतलब अपने घर का बनाया हुआ कपड़ा जो है, चीजें हैं, वो यूज करो। उनके आने की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज कर होने की वजह से हमें ये देखने को मिला कि थोड़ी देर बाद जो इंडस्ट्रीज या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में धक्का लगा था वो नीचे जा रही थी, वो फिर से उभरनी शुरू हो गई। और गवर्नमेंट ने आज की डेट में भी अनाउंस कर दिया है कि यार, आप जब मुनाफा करते हो टेक्सटाइल के ऊपर, बेचते हो सामान दूसरे देशों में, या कुछ लेकर आते हो रॉ मटेरियल दूसरे देशों से, तो हम आपके ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे। वो इसलिए किया गया ताकि हम प्रमोट कर सके अपने घर का बना हुआ कपड़ा। तो धीरे धीरे जब अपनी सरकार बनी, देश आजाद हुआ, तो चीजें जो है वो बदलनी शुरू हो गई। तो ये था इस चैप्टर की समरी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।